सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बिग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि इस चैनल पे मैं आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो है वेरियस लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाता हूँ। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अभी तक आए हैं वो आपके जेके एसएसबी के रिलेटेड हैं और उसमें मेनली आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड मैंने सभी लेक्चर्स प्लस कुछ वीडियोस जो हैं एमसीक्यू के लिए वो अपलोड की हुई हैं। ये वाली वो वीडियोस हैं जो एमसीक्यू अभी तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इतनी वीडियोस जो हैं अभी तक मैं अपने चैनल पे जो है अपलोड कर चुका हूँ आपके एमसीक्यू के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बता दूं एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में भी एमसीक्यू होंगे लेकिन वो वाले एमसीक्यू जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। आपके जेएसए के एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है और जिनसे पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन आपके आगे भी आ सकते हैं या तो रिपीट हो सकते हैं या उसी के रिलेटेड कोई ना कोई उसी टॉपिक में से क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ना कि सिर्फ डिस्कस करूंगा, मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है उन क्वेश्चन के रिलेटेड वो भी क्लियर होगा। और अगर उस टॉपिक में से कोई और क्वेश्चन आपको आता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में जेकेएसएसबी के, मेनली आपके अकाउंट असिस्टेंट में, तो आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके जो ये जेएसए के एग्जाम हुआ था इसमें जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। तो आज उन क्वेश्चंस को करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट के लेने वाला हूं। अगर आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट जो है जो बाकी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो भी हम जो है इन वीडियोस में जो है कवर करेंगे। तो आज इसमें फर्स्ट शिफ्ट के कवर करेंगे। 25 एमसीक्यू हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो आप चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी। आपके टॉपिक जो हैं सभी कवर करूंगा मैं अच्छे से। तो इकोनॉमिक्स का जो आपका पोर्शन है वो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा इस चैनल पे। चैनल आप सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर आपको अभी तक जो है नोट्स नहीं मिले, आपको ये जो एमसीक्यू होंगे इसकी भी पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें, वहां सभी आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। जल्दी से इस जो वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका जनरल इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जनरल इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो था कि विच प्रॉपर्टीज कैटेगराइज एज रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आखिर ये रियल प्रॉपर्टी होती क्या है और ये क्वेश्चन किस पोर्शन से आया है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स में से आया हुआ है। आप इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी जो है कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपकी रियल प्रॉपर्टी होगी या फिर आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी, ये सब आपका कैपिटल में आता है। ठीक है, यानी आपका जो कैपिटल है ये आपका एक जो है आपका वन ऑफ दी आपका जो आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा, जिसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये उसमें से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप जो है उसमें से क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं कि आपके फैक्टर्स में से क्वेश्चन जो है ये हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको रियल प्रॉपर्टी और सबसे पहले पता होना चाहिए रियल प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे आपको बी और सी दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, बी और सी जो है ये दो ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स एंड शेयर्स, ये दोनों जो आपके रहेंगे ये रहेंगे आपके किस में, ये आपका रहेगा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज यानी जो आपकी कैपिटल मार्केट के रिलेटेड रहेगी। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप राइट टू यूज, जिसमें आपका राइट टू यूज तो नहीं होता, यानी उसको आप इमीडिएट यूज नहीं कर सकते। लाइकवाइज आपके पास में कोई बॉन्ड है, कोई शेयर है, आपको उससे पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, जो फंड मिलेगा, फिर आप उससे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रियल प्रॉपर्टी है वो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी होती है, राइट टू यूज प्रॉपर्टी होती है। यानी आपकी जैसे रोड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, ये सारी आपकी रियल प्रॉपर्टी में रहती है और इन्हें आप जो है उसी टाइम जो है राइट टू यूज का जो है इसमें आपका फीचर रहेगा राइट टू यूज, यानी आपको इससे इमीडिएटली जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बॉन्ड्स और शेयर, ये आपका आ जाएगा किसमें, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में। ठीक है, लेकिन आपका जो फर्स्ट ए ऑप्शन दिख रहा है आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये आपका कोई ऑप्शन नहीं था, इसके रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है यहाँ पे डाला। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा बिल्डिंग्स। ठीक है, रियल प्रॉपर्टी में आपका ये आ जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है वो लिखा है विच मॉडल सीक्स टू डिटरमाइन द यूनिक रेट एट विच इन्वेस्टमेंट एंड इनकम मस्ट ग्रो सो दैट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज मेंटेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वैसे आप वै, वैसे आपके अकाउंट असिस्टेंट में ये वाला पोर्शन जो है आपका नहीं रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका हेरॉड और डोमर मॉडल जो है आपके उसमें अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉडल आखिर कहता क्या है। ठीक है, ये ग्रोथ
और डेवलपमेंट का मॉडल है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि किस तरह से जो है एक इकॉनमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है अचीव कर सकती है, ठीक है, कैसे एक इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है, सिंपली इसमें ये बताया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो है आपका वो इंक्रीज सेविंग यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट में दिया गया है कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स बढ़ेंगी उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इतना कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, और कैपिटल स्टॉक बनने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये पूरा एचडी मॉडल आपका रहेगा, ठीक है, यानी इसमें स्ट्रेस जो है कैपिटल और सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट और इनकम जो है एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करेंगी लॉन्ग पीरियड में, ये कौन सा मॉडल बताता है, तो ये आपका हेरोल्ड और डोमर मॉडल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और ऑप्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सी लेविस मॉडल हो जाएगा, सोलो मॉडल हो जाएगा। ये जो लेविस मॉडल है ये आपका अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से रिलेटेड है, सोलो मॉडल जो है एक्सटेंशन है किसका, हेरोल्ड मॉडल का, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसमें ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपके सिलेबस में भी है और इनके जो जेएसए का सिलेबस है इसमें सेम था। लिखा है क्वेश्चन की अंडर डैश देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ मार्केट रहेगा, फार्म्स ऑफ मार्केट जो आपने पढ़ा होगा उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस टाइप्स ऑफ मार्केट में लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सभी तरह के जितने भी मार्केट्स हैं, जैसे आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ये सब मार्केट जो है आपको पता होने चाहिए, इनके फीचर्स, ठीक है, फीचर्स यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में से आया हुआ है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको पता है कि क्या होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स होते हैं जो कि एक होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द, ठीक है, आंसर इसमें लिखा है प्राइस लेवल, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये आपको क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी से इनका मतलब है कि जो मनी की परचेजिंग पावर होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का यहां मतलब है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन जो कि आपके सिलेबस में भी है। इन्फ्लेशन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा, ठीक है, नीचे होगा तो डिफ्लेशन, ऊपर होगा तो इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब भी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होती है वो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता है। यानी अगर मैं ऐसे बात करूँ कि आपके जब भी प्राइसेस राइज होंगे, ठीक है, प्राइसेस जब भी बढ़ेंगे आपकी जो मनी की वैल्यू है वो हमेशा कम होगी। ऐसा क्यों, अब आप अगर इसको सोचेंगे अच्छे से तो प्राइसेस जब किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं, यानी पहले आप एक 10 रुपये में जो है किसी चीज़ में से किसी चीज़ की 3 यूनिट जो है वो खरीद सकते थे, यानी आपके पास में 10 रुपीज़ हैं, आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं उसके आपको 3 यूनिट जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास में वही 10 रुपये हैं लेकिन उस चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, यानी उन्हीं 10 रुपये से अब जो है आप 3 यूनिट के बदले 2 यूनिट ही जो है खरीद सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पहले उस 10 रुपये से आप 3 यूनिट खरीद रहे थे, अब उसी 10 रुपये से आप 2 यूनिट खरीद रहे हैं, तो आपके जो वो 10 रुपये हैं उसकी वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है क्योंकि जो उस चीज़ का प्राइस है वो राइज हो चुका है। तो यही चीज़ यहाँ इस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि जब भी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम या ज़्यादा होती है, यानी इन्वर्सली रिलेटेड किससे होती है, तो सिंपली आपके प्राइस लेवल से रहेगा। प्राइस लेवल का मतलब है इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी जब भी आप इन्फ्लेशन होगा तो मनी की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, या डिफ्लेशन होगा तो मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये पूरा आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है और आपको बताना था ये किस चीज़ की है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है, टैक्स को ही एक्सप्लेन करके बताया गया कि जो कि एक पर्सन को देनी होती है, कंपनी को देनी होती है, ठीक है, परमानेंट कंपलसरी जो पेमेंट देनी होती है उसे हम टैक्स बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा सिक्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे लिखा है सपोज देयर आर टू गुड्स, ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ में इसको आपको ग्राफ पे जो है बना के बता देता हूँ। यहाँ पे 2 गुड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी क्या रहेगी, प्राइस लाइन, या फिर आपको इसको बजट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, बजट लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक कम्युनिटी वाई है, यहाँ पे कम्युनिटी एक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 रहेगा। अब यहाँ पे बोला है कि 2 कम्युनिटीज़ हैं, एक है एक्स और एक वाई, ठीक है, यानी आपके पास में एक्स वाई 2 कम्युनिटीज़ हैं और उसके ऊपर जो है आपका क्या अब प्राइस इफेक्ट होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे आगे लिखा है वट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर ये जो एक्स गुड है इसका प्राइस फॉल हो जाता है तो आपकी ये जो लाइन है जो मैंने ड्रा करी हुई है, लाइन ए एंड लाइन बी, ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अभी ये बजट लाइन है तो आपके पास में अगर किसी के पास में
₹60 का बजट है, ठीक है, ₹60 का बजट है। और जो वाई गुड है वो है ₹2 पर यूनिट, ठीक है, ₹2 पर यूनिट। और जो गुड एक्स है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख के बता देता हूँ, वाई मैंने बोला 2 और एक्स मैंने बोला ₹1, ठीक है। यानी अगर एक्स ₹1 पर यूनिट है, वाई ₹2 पर यूनिट है और आपके पास में 60 यूनिट हैं, तो वाई के आप कितने गुड्स ले सकते हैं या कितने यूनिट्स ले सकते हैं, यानी 30 ले सकते हैं, क्योंकि वाई जो है वो ₹2 पर यूनिट है। तो आप जो है या तो पूरे के पूरे 30 वाई के ले लें या 60 एक्स के ले लें, ठीक है। 60 क्योंकि उसका प्राइस जो है वो ₹1 है, ठीक है। तो आपके पास में 60 है, या तो 60 के 60 आप इसके ले लें एक्स के, या वाई के आप 30 ले लें, क्योंकि उसके ₹2 पर यूनिट जो है वो रहेगा प्राइस, ठीक है। अब ऐसा होता है कि प्राइस जो है फॉल हो जाता है किसका, गुड एक्स का, यानी गुड एक्स पहले ₹1 की थी, अब ये 0.5 की हो जाती है, ठीक है। इसका प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है, ठीक है, गुड एक्स का। अब गुड एक्स का प्राइस फॉल होने से इसने बताया है कि आपकी जो ये ए बी लाइन है इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपली आपका जब ये गुड एक्स जो है ये फॉल हो जाएगी, तो पहले आप ₹60 में से 60 ही खरीद सकते थे, लेकिन वो आप 0.5 का हो चुका है, यानी ₹1 से आप जो है 2 यूनिट जो है उसके आप खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी 60 से 120 यूनिट जो है आप उसके वो खरीद सकते हैं। तो ये जो है आपकी इस तरह से आगे जो है शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ए बी से ए बी डैश हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये ए बी डैश हो जाएगी, अगर मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से बताऊँ, यहाँ पे आ जाएगी आपकी ए बी डैश, ठीक है। ये वाली जो है यहाँ पे ये कर्व जो है एक्स वाली साइड से ए बी डैश हो जाएगी। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे ऑप्शन डी जो राइट आंसर लिखा है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी शिफ्ट टू राइट। ये वाला इंटरसेप्ट जो है ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ना कि पूरी कर्व जो है वो आगे शिफ्ट नहीं होगी, जो इंटरसेप्ट होगा वही चेंज होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है चेंज होगा, क्योंकि ये जो एक्स कम्युनिटी है ये अब कंज्यूमर के लिए जो है वो थोड़ी सी चीपर हो जाएगी, और इसके जो ज़्यादा यूनिट जो है वो परचेज कर सकता है, क्योंकि इसका प्राइस जो है अब वो फॉल हो गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करना था। इसमें शिफ्ट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा होल शिफ्ट नहीं होगा, यानी ये पूरी लाइन आगे शिफ्ट नहीं होगी इस तरह से, ये जो है इंटरसेप्ट जो है इसका वही सिर्फ आगे शिफ्ट होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका 6 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन इन्फीरियर गुड। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फॉर एन इन्फीरियर गुड इनकम इफेक्ट ऑफ चेंज इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इस। अब देखिए, कोई इन्फीरियर गुड है, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लूँगा 2 गुड्स में, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक गुड है जो एक इन्फीरियर है, ठीक है, ए गुड इन्फीरियर है और बी गुड जो है वो सुपीरियर है उसके कंपेयर में, ठीक है, यानी नॉर्मल गुड है वो, ठीक है। अगर किसी कंज्यूमर का क्या होता है, इनकम जो है बढ़ती है, यानी यहाँ पे चेंज लिखा है, कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, चेंज होता है, तो इस इनकम इन्फीरियर गुड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अभी बता देता हूँ कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम 100 से 200 रुपीज़ हो जाती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इनकम उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है इनकम, तो वो इन्फीरियर गुड को जो है वो प्रेफर नहीं करेगा, उसके रेफरेंस में वो सुपीरियर गुड को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा। क्यों? इसकी एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी किसी कंज्यूमर की, तो वो अच्छी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट करेगा, ना कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। ए जो है वो इन्फीरियर गुड थी, बी जो है वो सुपीरियर गुड है, और अगर आपकी अब इनकम बढ़ रही है, आपके पास में इनकम ज़्यादा है, मनी इनकम ज़्यादा है, तो आप ए को ना परचेज़ करके बी को ज़्यादा परचेज़ जो है वो करेंगे। अगर आप इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं किसी अच्छे क्वालिटी और बैड क्वालिटी के दोनों के कंपेयर में करके, ठीक है। कोई एक चीज़ है उसकी एक अच्छी क्वालिटी भी है और उसकी एक बुरी क्वालिटी भी है, तो जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप जो उसकी बुरी वाली क्वालिटी है उसको प्रेफर ना करके अच्छी वाली क्वालिटी को जो है वो चूज़ करेंगे, तो इस तरह से प्राइस फैक्ट रहेगा। तो यानी जो ए इन्फीरियर गुड है इसके लिए इनकम बढ़ना, क्या इनकम चेंज होना जो है वो एक नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि उसके डिमांड जो है कम होगी। मैंने बताया कि वो यहाँ से बी के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो यानी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इसका इफेक्ट जो है नेगेटिव रहेगा। किसका? इनकम का। इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा इन्फीरियर गुड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 8 क्वेश्चन, विच फैक्टर इज कंसीडर एज द प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये आपका लैंड रहेगा इसमें, ठीक है। आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो है ये आपके प्राइमरी जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 9th क्वेश्चन, विच एक्सपेंडिचर इज कैटेगराइज्ड एज अ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको सीधा सिंपल दिख रहा है, सी पे जो लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका नॉन डेवलपमेंटल रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट जो है ये सिर्फ ऑप्शन दिया गया था, ये किसी भी डिफेंस में नहीं आएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन पेमेंट जो है ये बेसिकली रिसीट्स में आ जाएगा। और आपका फर्स्ट आंसर जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट में, यानी
कुछ कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कल को हमें गवर्नमेंट को सर्विस देने वाला है या कंज्यूमर को सर्विस देने वाला है, वो सब इस पे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसमें रोड्स भी आप लिख सकते हैं, हॉस्पिटल या फिर हेल्थ पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी पॉइंटेड आउट दैट द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद द सोशली प्रिस्क्राइब्ड डेप्रीवेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक है। यानी किसने बेसिक ह्यूमन नीड्स को ऐड किया था पॉवर्टी के रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन रहेगा तेंदुलकर कमेटी। इससे पहले और कमेटीज़ भी थी, जैसे अलगा कमेटी होगी, रंगाराजन कमेटी होगी, ठीक है। ये जो आपकी दो कमेटीज़ दी गई हैं, ये वाली इसमें कमेटीज़ नहीं रहेगी, ए और सी ऑप्शन की, ठीक है। तो आपकी जो बी एंड डी है, यही दोनों पॉवर्टी वाली जो है कमेटीज़ रहेंगी। इसमें से भी डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। और क्या क्या चीज़ें जो है तेंदुलकर कमेटी में ऐड हुई, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा आपका हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर को भी जो है इसमें कंसिडर किया गया। और जो है कैलोरीज कंजम्पशन बेस्ड एस्टिमेशन जो पहले होता था, उससे भी शिफ्ट किया गया इस कमेटी में, ठीक है। और यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट जो हैं, ये भी इसमें ऐड किए गए थे, किसमें, तेंदुलकर कमेटी में। तो ये सब आपका पॉवर्टी के रेफरेंस में रहेगा। हालांकि आपके अकाउंट असिस्टेंट में पॉवर्टी वाला टॉपिक नहीं है। पॉवर्टी वाला टॉपिक जो है एसआई की जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसमें होगा, जो कि हम बहुत जल्दी जो है इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर हम जो है अच्छे से पॉवर्टी का कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन रहेगा 11, विच कास्ट रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंटरशिप्स ऑफ द टोटल कास्ट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये रहेगी आपकी टोटल वेरिएबल कास्ट और यहाँ पे होती है आपकी टोटल कास्ट, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है। तो उसने ये पूछा है कि ये इंटरसेप्ट जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है, ये क्यों होता है। क्योंकि इसके बीच में यहाँ आपको एक चीज़ दिखेगी, वो होती है आपकी टोटल फिक्स्ड कास्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कास्ट की वजह से जो है ये गैप जो है यहाँ पे आपको दिखता है, इंटरसेप्ट दिखता है। यही पूछा गया है कि ये इंटरसेप्ट क्यों होता है वेरिएबल और टोटल के बीच में। तो ये इंटरसेप्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में जो एक कर्व लाई करती है वो होती है फिक्स्ड कास्ट की। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो रहेगा बी, फिक्स्ड कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच मेजर्स, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बेसिकली आपकी फिजिकल पॉलिसी के रिलेटेड है कि किस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या मार्केट में इंटरवेंशन करती है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। तो उसे हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल फिजिकल पॉलिसी या फिर फिजिकल करेक्शन, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूड इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपका बीओपी में दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है आपका कैपिटल, ठीक है। आपको ये दोनों पता होना चाहिए, करंट और कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आपके करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीओपी के किस में, करंट में, ठीक है। तो करंट में आपको पता होना चाहिए कि करंट में आपके रिकॉर्ड्स और ट्रेडिंग जो होती है किसके रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज के करंट पीरियड के, ठीक है, बेसिकली। और कैपिटल में आपका जो रहेगा, कैपिटल में आपके रहेंगे कुछ भी मूवमेंट होती है जो आपकी कैपिटल की, कैपिटल इन हो या आउट हो इकॉनमी में एट अ पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है उसके ट्रेडिंग रिकॉर्ड होते हैं करंट में, ठीक है। और जो ये करंट होता है आपको नेट इनकम ऑफ जो है नेट इनकम बताता है किसी भी इकॉनमी की, ठीक है। और जो ये जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, ये आपको बताता है किसी चेंज जो होते हैं आपके किसमें, ऑनरशिप, जो नेशन की एक सेट है उसकी ऑनरशिप में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे बताता है। करंट अकाउंट में आप और देखते हैं कि ये मेनली होता है कंसर्न विद रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश एंड नॉन कैपिटल आइटम्स, ठीक है। यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। ये कैश और नॉन कैपिटल आइटम्स में ज़्यादा डील करता है, ठीक है। और जो कैपिटल होता है ये आपका सोर्स होता है किसका, सोर्स एंड एप्लीकेशन होती है इसमें किसी कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल मूवमेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो है सीधा आपको पता है आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। कमर्शियल बोरविंग्स की हमने अभी देखा कि बोरविंग्स जो भी होती हैं वो इसमें आती हैं। एनआरआई डिपॉजिट जो है वो भी आपका इसमें आएगा। जो आपका सेकंड ऑप्शन था, ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये आपका किस में रहेगा, आपके करंट अकाउंट में रहेगा। तो ये आपका आंसर था इसका राइट, ठीक है। आपको ये दोनों बीओपी के जो कैपिटल और करंट अकाउंट के पार्ट्स हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका विच वांट्स, अच्छा ये आपका एंड्स का, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, ये भी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ जब पॉलिसी है, इसमें जो एफडीआई है उसको कितने % तक पहले किया गया था, या अब जो है किसी इंडस्ट्री बाई इंडस्ट्री होता है, पहले ये 51 था ओवरऑल, लेकिन अब कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसको 100% भी किया गया है, कुछ में ये 75 भी है। तो ये आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट 16 क्वेश्चन तो जो था इसका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आंसर्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 17 जो है
वो रहेगा आपका द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इज नोन एज। तो यहाँ पे हेड काउंट रेशियो आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आपके अलग अलग इंडेक्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, कुछ डेप्थ्स को देखते हैं, कुछ हेड काउंट रेशियो को देखते हैं, कुछ गैप्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो आपके हेड काउंट रेशियो के अंडर आता है। ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा हाँ, ये रेशनिंग का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रेशनिंग में है, जिसमें से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो है वो क्विक रेशनिंग में रहेगा। ये आपका रेशनिंग वाला कंसेप्ट पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। डिपॉजिट विच आर पेएबल ऑन डिमांड, जो भी हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, पे इन स्लिप्स करते हैं, उन्हें हम डीडी बोल देंगे। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था आपका, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच मनी मार्केट अनकंसोलिडेटेड, ये भी आपका रहेगा कॉल मार्केट, ठीक है। मैं आपको बता दूं कॉल मार्केट और यहाँ पे आपका ट्रेजरी बिल है, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, अगर कोई का क्वेश्चन बाद में भी आएगा। कॉल मार्केट में जो आपको सबसे पहले तो कॉल मार्केट को आपको याद रखना है कि ओवरनाइट लोन की एक फैसिलिटी है, ठीक है। यानी आप एक ओवरनाइट जो लोन मेनली जो है ये बैंक्स जो है एक दूसरे से ओवरनाइट लोन जो जब लेते हैं तो इसमें आपका ये रहता है, इसमें आपके बेसिकली 2 डेज़ या आपके 14 डेज़ के लोन्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन्स रहते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा कॉल मार्केट और ट्रेजरी बिल में ही थी, ठीक है। यहाँ पे रेपो रेट मार्केट जो है ये अलग था और कमर्शियल पेपर जो है ये प्राइवेट कंपनीज करती हैं, ये भी अलग से था। ट्रेजरी बिल में आपको जो है 91 डेज़ का मिलेगा, 82 डेज़ का मिलेगा या फिर 365 डे का मिलेगा, यानी 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर का जो है ट्रेजरी बिल होता है। लेकिन आपका कॉल मार्केट जो होता है ये 2 डेज़ या 14 डेज़ का रहेगा, ठीक है, यानी 2 डेज़ या फिर 2 वीक्स का रहेगा। तो इनमें से डिफरेंस यही है, दोनों ही शॉर्ट टर्म लैंडिंग लोन है, लेकिन इनकी जो ड्यूरेशंस हैं, ड्यूरेशंस में जो है फ़र्क होता है। ट्रेजरी बिल मेनली गवर्नमेंट के होते हैं और कॉल मनी मार्केट में बेसिकली बैंकिंग सिस्टम का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहता है वो रहेगा, वो है आपका कॉल मार्केट, क्योंकि इसमें जो एक की टर्म है यहाँ ओवरनाइट बेसिस, यहाँ से आप इसे गेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी आपका फाइनेंशियल मार्केट से एक क्वेश्चन था। 21 क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी और जेएसए के सिलेबस में भी कॉमन है, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें से एक क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, इससे पहले जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था एग्जाम, उसमें भी ऐसा ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि ये जो थर्ड स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे ये रहेगी आपकी फर्स्ट, ये रहेगी आपकी सेकंड और यहाँ पे आपकी रहेगी थर्ड। तो ये वाला पोर्शन जो है इसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड जो लास्ट स्टेज है उसमें टोटल प्रोडक्ट डैश एंड द टोटल प्रोडक्ट कर्व स्लोप्स, ठीक है। एक तो टोटल प्रोडक्ट कैसा है वो रहेगा डिक्लाइन, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो कर्व है ये टीपी कर्व है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कर्व है। एक तो ये डिक्लाइन हो रहा है, दूसरा बताया है कि टोटल प्रोडक्ट कर्व की स्लोप कैसा है, तो स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। एक तो डाउनवर्ड है और टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन हो रहा है, तो आंसर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईजी है, मैंने लेक्चर भी इसके ऊपर लिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपका लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। जबकि इसमें ये कॉर्पोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है कि अलग अलग होल्डिंग्स ऑफ लैंड जो है किसी फार्मर के पास में, उसे एक जगह पे कलेक्टिवली लैंड होल्डिंग देना, उसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटिंग या फिर कॉर्पोरेशन ऑफ होल्डिंग का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर जो है ये आपके सामने है। उसके बाद लिखा है डोमर मॉडल में से है। डोमर मॉडल का जब आप मॉडल पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जब आपकी मार्जिनल आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो और एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो तभी इक्वल होगा जब ये दोनों जो है इक्वल टू कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाँ, तभी कांस्टेंट होंगे जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो जब इक्वल होगी किसके, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो के, ये तभी जो है इक्वल होंगे, तभी जो है ये कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ये आपका पूरा मॉडल है, इसमें आप देख सकते हैं। वैसे आपके सिलेबस में ये मॉडल नहीं है, इसलिए मैं इसको डीप में जो है आपको नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडेसिस ऑफ इंडेक्स बोर्न बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, हमें कहाँ से पता चलता है कि कंज्यूमर या प्रोड्यूसर कौन है जो ज़्यादा जो है बेयर कर रहा है टैक्स को, तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को, ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी से हमें पता चलता है कि किसके ऊपर कितना बर्डन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली इजी क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि इंडेसिस का, ठीक है, इंडेसिस का मतलब है कि कौन पर्सन या कौन प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा
टैक्स को बेयर कर रहा है वो इंडिसेस से पता चलता है, ठीक है। टैक्स आखिर जो एक कंज्यूमर है वो टैक्स ज़्यादा बेयर कर रहा है या प्रोड्यूसर है वो टैक्स बेयर कर रहा है, तो ये इंडिसेस से हमें पता चलता है। तो इसने भी ये बताया कि इंडिसेस का हमें किस चीज़ से पता चलेगा, तो इंडिसेस में हमें इलास्टिसिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितना इलास्टिक है डिमांड या फिर सप्लाई। तो इस कंसेप्ट से हमें पता चलेगा कि किसने कितना टैक्स जो है वो बेयर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है लास्ट क्वेश्चन, आपके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन है, वो है जेके एसएसबी फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट में भी है ये है आपका पीपीसी से क्वेश्चन, ठीक है। पीपीसी लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि कब जो है पीपीसी कर्व जो है वो शिफ्ट होगी, यानी यहाँ से यहाँ पे ये कर्व कब शिफ्ट होगी। तो यहाँ इसकी दो बेसिक अजम्पशंस हैं जो आपके माइंड में हर टाइम क्लियर होनी चाहिए। एक है आपकी कि इंक्रीज इन द रिसोर्सेज और दूसरी है इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, जो कि हम अजम्पशन में पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो भी कांस्टेंट हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो भी कांस्टेंट है। जब तक इन दोनों में चेंज नहीं होगा ये जो रिसोर्स की पीपीसी कर्व है ये शिफ्ट नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन रिसोर्सेज, जब इंक्रीज होगा रिसोर्सेज में तो डेफिनेटली ये शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ जाएगी, या फिर इंक्रीज होगा किस में, टेक्नोलॉजी में। तो ये दो मेन अजम्पशंस हैं इसकी जो दोनों कांस्टेंट ली जाती हैं, अगर इनमें चेंज होता है तो पीपीसी शिफ्ट होती है। ये क्वेश्चन आपको भी आ सकता है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आ सकते हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के एमसीक्यू जो है आप लगाएं। ये सिर्फ 25 एमसीक्यू थे, अप्रॉक्स 100+ जो है एमसीक्यू हैं जेएसए के रिलेटेड मेरे पास में। अगर आपको वो इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो मैं वो नेक्स्ट जो है 25 फिर से डिस्कस करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमसीक्यू होंगे जो भी इकोनॉमिक्स के वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको फिर से जो है उनका कंसेप्ट जो है आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और सब इंस्पेक्टर के इकोनॉमिक्स का जितना भी पोर्शन है वो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं इस चैनल पे। प्लस आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम बेस्ड जो है आपका स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस जो है कल से आएंगी, उन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू जो है वो आएंगे। तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में सबके साथ में शेयर करें। और ये वाला पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको मिल जाएगा। लिंक्स जो है सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। थैंक यू।